हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और अब हमारा नया टॉपिक है, वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सर्टेन स्पेशल प्रोडक्ट्स इंजॉयड वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। स्पेशली इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन इंजॉय कर रही थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडियन इंडस्ट्रीज की हालत हो गई खराब। वो रीजंस देखते हैं, क्या क्या रीजंस थे। उसका पहला रीजन है क्या? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहला रीजन क्या है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिशर्स ने इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सारी की सारी इंडस्ट्रीज को बंद करवा दिया और नई इंडस्ट्रीज को लाइसेंस भी नहीं दिया। कोई नई इंडस्ट्रीज आना चाह रही थी तो उन्हें लाइसेंस नहीं दे रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनका प्राइमरी मोटिव क्या था कि इंडिया से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाए सस्ते रेट पे। इंडिया से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाए सस्ते रेट पे और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स को इंपोर्ट किया जाए महंगे रेट पे। इसलिए उन्होंने इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। फिर से ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर क्या कर दिया? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों किया? क्योंकि उन्होंने इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए किया क्योंकि वो इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ते रेट पे ले जाना चाहते थे। ब्रिटिश में नई नई इंडस्ट्रीज बन रही थी ना, तो उसके लिए। और वहाँ से वो फिनिश गुड्स का इंपोर्ट करवाना चाहते थे इंडिया में। ठीक है जी। अब देखो उन्होंने कैसे किया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी सोचो। बहुत चालाकी किया उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लाए। वो क्या बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आप इंडिया से रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कर रहे हो ब्रिटेन में तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो रॉ मटेरियल ब्रिटेन में तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप फिनिश गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हो फॉरेन से इंडिया में तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बेचा, उसका एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर हैवी टैक्स है। अब सोचो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ होगा। मैं बताता हूँ उसका इम्पैक्ट क्या हुआ होगा। देखो बेटा, अगर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पे, मतलब अगर आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट फॉरेन में बेच रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस पर हैवी टैक्स लगेगा। तो इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ? जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा था विदेश में, वो बहुत कॉस्टली हो रहा था। और कॉस्टली होने के कारण लोग इसे अब परचेज करना बंद कर दिए। तो सर एक काम करते हैं हम, फिर इसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद कैसे हो गई? अगर उनका सामान फॉरेन में नहीं बिक रहा है तो इंडिया में बेच देते हैं, बंद तो नहीं होती। बेटा सुन लो मेरी बात, उनकी चालाकी। उन्होंने क्या किया था? फिनिश गुड्स का इंपोर्ट इंडिया में सस्ता कर दिया था, मतलब फ्री कर दिया था। मतलब ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स आ रहा था वो इंडिया में फ्री हो चुका था। अब इसकी कंसिक्वेंस समझना इसका। मैं आपको दो तरह के शर्ट देता हूँ। एक शर्ट जो हमने हाथ से बनाया है और दूसरा शर्ट जो मशीन द्वारा बनाया है। कौन सा शर्ट अच्छा होगा? सर ऑब्वियसली जो मशीन द्वारा बना है। और जो शर्ट और रेट सुनो, क्योंकि जो फिनिश प्रोडक्ट्स आ रहा था ब्रिटेन से उस पर कोई टैक्स नहीं हो रहा था, इस कारण से वो कॉस्ट में भी क्या हो रहा था? बहुत सस्ता हो रहा था। इसीलिए इंडियन कंज्यूमर भी क्या करने लगे? वो बोल रहे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, अब तो हम नए नए रंग बिरंगे इंडस्ट्री से बने हुए प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इस कारण से इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है वो विदेश में तो पिटा ही पिटा, साथ ही साथ इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है वहां भी वो बुरी तरह पिट गया।
विदेश में क्यों पीटा बेटा? क्योंकि उस पर हैवी टैक्स लग रहा था। हैवी टैक्स के लगने के कारण उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी। बहुत ज़्यादा महंगी होने के कारण लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी वैल्यू भी तो उतनी की नहीं है ना। और इंडिया में कैसे पिट गया वो? इंडिया में इस कारण से पिटा क्योंकि फॉरेन से, ब्रिटेन से फिनिश गुड्स बहुत सस्ते रेट पे इंडिया में आ रहे थे, और उस फिनिश गुड्स का मुकाबला इंडिया की हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट नहीं कर पा रही थी। इस कारण से इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की डिमांड इंडिया के अंदर, डोमेस्टिक मार्केट के भी अंदर लगभग से ख़त्म हो गई। और इसका ड्रॉबैक क्या हुआ? इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पूरी तरह से बंद हो चुका। सेकेंड पॉइंट क्या है? एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली अगर कुछ चीज़ बंद हुआ है तो उसका इफेक्ट भी आएगा, और वो भी कैसा इफेक्ट आया? एडवर्स इफेक्ट आया। सबसे बड़ा जो इफेक्ट था वो था अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट थे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के ऊपर, वो उनका घर भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट से चलता था। तो जब ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बंद करवा दिया तो चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई। और दूसरा एडवर्स इफेक्ट क्या आया कि अब हम पूरी तरह ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। फिनिश गुड्स हम इंपोर्ट करते थे कहाँ से? ब्रिटेन से। इसके बाद क्या है? लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। देखो, प्राइमरी मोटिव ब्रिटिशर्स का यही था कि इंडिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना है। वो चाहते थे कि हर काम के लिए इंडिया हमारे सामने बोले दे दो भाई, दे दो भाई। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज नहीं लगाई। अगर इंडिया में वो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज लगा देंगे तो फिर इंडिया ब्रिटिश से इंपोर्ट नहीं करेगा ना। वो बोलेगा कि हम खुद ही बना लेंगे, हमारे पास तो रॉ मटेरियल है ही, हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना लेंगे। इसीलिए उन्होंने इंडिया में कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज ही नहीं पनपने दी। और फोर्थ क्या है बेटा? लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो बहुत लिमिटेड थी, और उस टाइम पे वो रेलवेज में थी, और पावर जनरेशन में थी, कम्युनिकेशन सेक्टर में थी। हर जगह गवर्नमेंट उपलब्ध नहीं थी। जो गवर्नमेंट का रोल था वो लिमिटेड था। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स वाई इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज पुअर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पहला क्या था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा क्या था? एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तीसरा था लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। और चौथा था लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। आई होप ये पॉइंट्स आपको याद भी हो जा रहे हैं। ओके, रीड फॉरेन ट्रेड। देखो बेटा, इंडिया वाज हैविंग अ गुड रेपुटेशन इन फॉरेन ट्रेड ड्यू टू इट्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, बट व्हेन ब्रिटिशर्स कम द स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज पैथेटिक ड्यू टू दिस 3 रीजंस। पहला क्या है? इंडिया को उन्होंने एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना दिया। मतलब इंडिया से वो एक्सपोर्ट कर लेते थे रॉ मटेरियल, और उसे वहाँ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे, और फिर उसका एक्सपोर्ट इंडिया में होता था। मतलब इंडिया एक एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बन गया था फिनिश गुड्स का। इसके बाद उन्होंने क्या किया था? मोनोपोली रूल लगा दिया था। उन्होंने बोला था क्या कि मोर देन 0.5% ऑफ फॉरेन एक्सपोर्ट किस पे होगा? हाफ ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, और बाकी का सिर्फ अलाउड था चाइना, श्रीलंका और पर्सिया, इराक के साथ। मतलब इसके ऊपर भी उन्होंने मोनोपोली कंट्रोल लगा दिया था। और तीसरा क्या है? ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। ड्रेन का मतलब होता है, देखो, ड्रेन जो है इंडिया का पैसा ब्रिटिशर्स यूज कर रहे थे।
जो भी इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था उसे वो कैसे यूज़ कर रहे थे। मान लो उन्होंने ब्रिटेन में एक ऑफिस बनाया, इंग्लैंड में एक ऑफिस बनाया, उस ऑफिस में जो एम्प्लॉई है, उस ऑफिस के जो खर्चे हैं, वो खर्चे कहाँ से दिए जा रहे थे, उसका एक्सपेंसेस इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस से यूज हो रहा था। मतलब जो भी इंडिया ने एक्सपोर्ट सरप्लस में कमाया उस पैसे का यूज कर रहे थे वो ब्रिटेन में जो ऑफिस है उसका सैलरी देने के लिए। इसके बाद ब्रिटेन जिससे भी लड़ाई कर रही है, वॉर कर रही है, उसमें जो खर्चे आ रहे हैं वो खर्चे भी कहाँ से पे किए जा रहे थे, इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस। मतलब सुनो, फॉरेन ट्रेड की जो कंडीशन थी वो पैथेटिक थी, स्पीचलेस थी, ड्यू टू 3 रीजंस। पहला रीजन क्या है, इंडिया को बना दिया उन्होंने एक्सपोर्टर ऑफ प्राइम, मेरे साथ बोलोगे आप, इंडिया को उन्होंने बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया को ब्रिटिशर्स ने बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इसके बाद इंडिया में उन्होंने मोनोपोली कंट्रोल कर लिया, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। उन्होंने बोला जितना भी तुम फॉरेन ट्रेड करोगे उसका मोर देन हाफ आप सिर्फ ब्रिटेन के साथ करोगे, इसके अलावा रेस्ट और जो बचे हुए हैं वो श्रीलंका, पर्सिया और आप चाइना के साथ करोगे। बट आपको एक पता होगा स्विस कैनल, ये एक तरह का रूट था, इसके आने मतलब ये रूट को डिस्कवर होने के बाद और भी डिस्टेंस कम हो गई इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, तो और भी ट्रेड जो है वो बढ़ गया इंडिया और ब्रिटेन का। थर्ड पॉइंट क्या था, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था वो सरप्लस का यूज कहाँ हो रहा था, ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज बनी है, ब्रिटेन में जो ऑफिस बनी है उसके एम्प्लॉयज़ का पेमेंट करने के लिए, उसके उस ऑफिस का खर्चा जो हो रहा था वो पैसा इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस में यूज हो रहा था। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जो भी वॉर एक्सपेंसेस है जो ब्रिटेन लड़ रही है वो पैसा भी एक्सपोर्ट सरप्लस का ही था। दैट्स ऑल। सो आवर न्यू टॉपिक इज डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसका पहला पॉइंट क्या है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। पहले अवेयरनेस नहीं थी तो इसके कारण बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा था और साथ ही साथ डेथ रेट भी ज़्यादा था क्योंकि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। तो बर्थ रेट अप्रोक्सीमेटली 48 पर 1000 इन ईयर था और डेथ रेट 40 पर 1000 इन ईयर था, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। इसके बाद क्या है, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। तो लिटरेसी रेट जो था वो लेस देन 60% था। जो इंडिया का लिटरेसी रेट था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज लेस देन 60%। और इसमें से फीमेल का जो लिटरेसी रेट था वो तो नेग्लिजिबल था, लेस देन 7%। ठीक है। थर्ड था पुअर हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ फैसिलिटी तो थी लेकिन जैसे होता नहीं है कि एक गांव में या फिर पूरे एक जिला में एक हॉस्पिटल हो गया, अब उस हॉस्पिटल में हम कितने लोगों का इलाज कर पाएंगे। तो हेल्थ जो फैसिलिटी थी वो एडुकेट नहीं थी या फिर कहीं कहीं जो थी ही नहीं, कहीं कहीं थी तो वो एडुकेट नहीं थी और कहीं कहीं तो थी ही नहीं। इसके बाद हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट किसे कहते हैं, जो बच्चे 1 साल के अंदर मर जाते हैं वो सब बच्चे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में आते हैं। तो वो पर 1000 एक्सप्रेस होता है। तो इंडिया का जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट था वो अलार्मिंग था, अलार्मिंग मतलब डरावना था। 218 पर 1000, मतलब 1000 बच्चों में से 218 बच्चे मर जाते थे 1 साल से पहले ही। इसके बाद वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, जो इंडिया की जो कंडीशन थी वो चारों तरफ पॉवर्टी फैली हुई थी। पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर फूड, क्लॉथ्स, सर्वाइवल। सो दीज आर द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल।
एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहला पॉइंट क्या था? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। दूसरा पॉइंट था एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। थर्ड, पुअर हेल्थ फैसिलिटी। फोर्थ, हाई मोर्टेलिटी रेट। और फिफ्थ, हाई वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट तो नहीं हुआ है, बट हाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने उसको कवर कर दिया है। सिर्फ आप ये वीडियो देखोगे और सोचोगे कि चैप्टर आपको समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको इसके साथ अपने स्टडी नोट्स को भी रेफर करना पड़ेगा। और अगर आप एक या दो बार ये वीडियो देख लोगे, आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी और हाँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच, बाय।